नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं, सीएम धामी ने दिए पुलिस को जीरो टॉलरेंस का आदेश। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 6 भर्तियों के लिए जारी किया कैलेंडर। 27 अप्रैल से उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा की जाएगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई ने स्थानीय पुलिस से लिए दस्तावेज। पद्मश्री जोशी के भी बयान हो सकते हैं दर्ज। हल्द्वानी में फायर सीजन की तैयारी शुरू। हल्द्वानी बंद प्रभाग में होगी ज्वाइंट ट्रेनिंग। 15 फरवरी से शुरू होगा फायर सीजन। जल जीवन मिशन से उत्तराखंड को मिलेगी बड़ी राहत। विषम भौगोलिक चुनौतियों के बीच पेयजल संकट से उभरने की उम्मीद। मसूरी में भारी ओलावृष्टि, पहाड़ों में बारिश बर्फबारी से राहत। अब कोहरे का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर विकासनगर से है, जहां हरिपुर मिशन मोटर मार्ग पर सुबह क्वाडू के पास हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में घायल 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे के बाद मौत के तांडव के प्रत्यक्षदर्शी जान बचाने के लिए ऊपर वाले का आभार जताते नहीं थक रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। विकासनगर के हरिपुर मिनस मोटर मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में दर्जन भर से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा उस समय हुआ जब हिमाचल रोडवेज की बस चौपाल से पाउंटा साहिब की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि ये बस हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बसे क्वानिव गांव से कुछ ही दूर पहुंची थी और तभी बस ड्राइवर बस से नियंत्रण खो बैठा और अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में ये बस जा गिरी, जिससे मौके पर यात्रियों की चीख पुकार मच गई। हादसे के समय बस में बस ड्राइवर व कंडक्टर, यात्रियों सहित 34 लोग सवार थे। देखिए, आज सुबह जो है एक बस हादसा की सूचना प्राप्त हुई कि पानी के आसपास जो है वो बस नीचे गिर गई। इसमें बस में कहा जा रहा था कि लगभग 36 लोग सवार थे और अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार लगभग 4 लोगों की डेथ बताई जा रही है। नेरवा डिपो की बस थी, चौपाल से पौंटा साहब की तरफ आ रही थी और इसमें तकरीबन 36 लोग बताए जा रहे हैं कि सवार थे, जिसमें से कि हमारे 4 अभी जो हैं वो टोटल हताहत और कंफर्म डेड बताए जा रहे हैं और बाकी इंजर्ड जो हैं उनकी मूवमेंट विकासनगर सिविल हॉस्पिटल के लिए हो रही है। इसमें से 3 लोग जो हैं वहाँ यहाँ पहुँच चुके हैं। और अब खबर विकासनगर से है, जहां जाको राखी साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत अक्सर कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाती है। ऐसा ही कुछ हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर बसे क्वानू गांव के पास हुए बस हादसे के दौरान देखने को मिला, जहां महज 1.5 साल का मासूम पंचुल इस दर्दनाक हादसे में सकुशल बच गया है। दरअसल 1.5 वर्षीय पंचुल के साथ उसके पिता ईश्वर दत्त शर्मा और मां इस बस हादसे में सफर कर रहे थे। हादसे के समय पंचुल भी उनकी गोद में था, जो इस हादसे में सकुशल बच गया है, जबकि उनके माता पिता को गंभीर चोटें आई हैं। बच्चों को चोट नहीं आई, थोड़ी थोड़ी सी लग रही है, हल्की हल्की स्क्रैच ये लगे। और अब खबर देहरादून से है, जहां कालसी में हुई बस दुर्घटना में घायलों के बेहतर उपचार के लिए दून अस्पताल में सीएमओ के निर्देश में इमरजेंसी वार्ड तैयार किया गया है। दून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर RS बिस्ट द्वारा डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया है, ताकि घायलों को त्वरित और बेहतर उपचार मिल सके। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बस दुर्घटना को गंभीरता से देखते हुए जिला प्रशासन देहरादून की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अभी ये दुखद घटना के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन आई थी सीएमओ साहब के
द्वारा। तो हमने हमारी इमरजेंसी में 10 बेड इमरजेंसी के तैयार करके रखे हुए हैं। अगर कोई भी पेशेंट वहाँ से आता है तो मोस्टली वो सर्जरी और मेडिसिन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे, तो दोनों डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया गया है। साथ ही और जो बाद एलाइड ब्रांचेज हैं उनको भी तैयार करके रखा हुआ है कि अगर कोई भी पेशेंट आता है तो हम उसको देख लेंगे ही। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में तहसील दिवस के मौके पर फरियाद लेकर आए बनभूलपुरा से पार्षद शकील सलमानी ने अधिकारियों के तहसील दिवस से नदारद रहने की शिकायत की है। फरियादियों के साथ तहसील दिवस में पहुंचे शकील सलमानी ने कहा कि हर महीने के पहले मंगलवार को तहसील दिवस इस वजह से लगाया जाता है जिसमें फरियादियों को समस्याएं सुनी जा सकें, लेकिन हल्द्वानी तहसील में ज्यादातर अधिकारी तहसील दिवस में नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं तहसीलदार कुलदीप पांडे ने कहा कि तहसील दिवस पर आई सभी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है और नोन भी और या तहसील स्तर से पत्राचार भी किया जाता है कि आज दिवस को ऐसे तहसील दिवस का आयोजन किया जाएगा। ये अनुमान हम 11 बजे से 1 बजे तक इसका आयोजन करते हैं। आज हमको कुल 15 शिकायतें प्राप्त हुई और तत्काल मौके पर ही संबंधित अधिकारियों कार्यों को निर्देशित किया गया कि इसका तत्काल निस्तारण करें। साथ ही कईयों का निस्तारण आज मौके पर भी हुआ है। सर, उत्तराखंड सरकार का एक आदेश है कि हर तहसील में तहसील दिवस का आयोजन होगा, लेकिन तहसील दिवस का आयोजन तो होता है, खाना पूर्ति के लिए बोर्ड भी लगा हुई है एक तहसील दिवस, लेकिन कई विभाग के अधिकारी इस तहसील दिवस में आना नहीं चाहते। हम उनके ऑफिसों में जाते हैं, वो ऑफिसों में नहीं मिलते। तो हमारा उद्देश्य ये था कि जो आम जनता है, हमारे जो समाज की जो समस्याएँ हैं, पानी, बिजली, सड़क या स्कूल से संबंधित या शिक्षा से संबंधित, ये समस्याएँ यहाँ पर बैठ के अधिकारी सुने। और अब खबर नैनीताल से है, जहां भीमताल क्षेत्र स्थित जंगल में घास काटने गई 60 वर्षीय महिला पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। महिला का शव स्टेट जंगल में पड़ा पाया गया। मामले की जानकारी पाकर वन विभागीय टीम सहित पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वृद्धा गंगा देवी रोज की तरह मवेशियों के लिए चारा लेने गई थी। देर शाम तक उसके घर न पहुंचने पर डरे सहमे परिजनों ने घटना की सूचना वन विभाग के अधिकारी को दी और जिसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई तो ये मामला निकलकर सामने आया। एक युवा व्यापारी हैं ललित, इनकी माताजी थी जो कल घास के लिए गई हुई थी और हमेशा जाती थी, और इनको कल मौके से बाघ ने मार दिया है और इनकी बॉडी आज बरामद हुई है। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को कहूँगा, जो भी जंगल महिलाएं जाती हैं वो सिंगल में ना जाएं और झुंड के साथ जंगलों में जाएं। तो महिला लापता थी, आज उसकी बॉडी यहाँ जंगल में मिली है, तो क्या ये बाघ के हमले से या तेंदुए के हमले से क्या मौत हुई है? अभी एग्जैक्टली ऐसा कहा जाना तो सही नहीं है, वैसे वन्यजीव का ही लग रहा है। और ये जो है कल 11 बजे से, जैसा मुझे पता चला कि 11 बजे से घास काटने के लिए गई हुई थी। अमूमन ये 1 बजे तक वापस आ जाती थी। इनके पुत्र द्वारा हमको कल 4:45 बजे या 5 बजे के आसपास संपर्क किया गया कि माताजी लौटी नहीं है। तो मेरे द्वारा उनको ये बताया गया कि आप एक बार पुलिस में भी गुमशुदगी दर्ज करवा दीजिए। तो उसके बाद लेकिन देर साय तक वापस नहीं लौटी, तो सर्च ऑपरेशन फॉरेस्ट विभाग के द्वारा लोकल लोगों के द्वारा भी चलाया गया वहां पर, जिसमें सुबह उनकी बॉडी बरामद हुई है। तो प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि वो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो होती है उसमें लेपर्ड का शिकार हुई हैं। तो इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो उनका पीएम कराया जा रहा है और प्रभावित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। और आपके माध्यम से मैं एक ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ क्षेत्र के सभी लोगों को कि आजकल इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं, तो जहां भी जा रहे हैं ग्रुप्स में जाएं। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता मजहर नईम नवाब ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट की जमकर सराहना की है। उन्होंने इसे संतुलित और विकासोन्मुखी बताया, जो समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मजहर नईम नवाब ने कहा कि बजट में गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय सभी के हित शामिल हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और देश की वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है, और उस बजट में
सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जिस तरीके से देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिले और देश में महंगाई को कंट्रोल करना है, इस बजट में इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। और रक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से बजट बढ़ाया है देश की सुरक्षा को लेकर के, और हमारे जो सैनिक हैं देश की सुरक्षा में लगे हैं उनका भी ख्याल रखा गया। और अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की योजना में 18 साल के बाद उनके समायोजन और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। मंत्री ने केंद्र प्रायोजित स्पॉन्सरशिप योजना के लंबित बजट को शीघ्र प्राप्त करने के निर्देश दिए तथा आलंबन गांव योजना के लिए विकासनगर की भूमि संबंधी औपचारिकताएं इसी माह पूरे करने के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। देहरादून में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी, कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और कांग्रेस कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने पुतला दहन भी किया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी का कहना है कि देहरादून में इस समय कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप नजर आ रही है। आए दिन जगह जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। देखिए, प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। ये सीधा साधन उदाहरण हमारे सामने आया है। जिस महिला गुंजन की हत्या की गई है, 31 तारीख को उसके परिवार के द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया कि वो शख्स उसको धमकी दे रहा है और पुलिस ने जो उसमें कार्रवाई करी है, जो ढीलापन किया है, उसका नतीजा हमारे सामने आया है। उस लड़की की हत्या हो गई है। हमारी मांग है इस पूरे प्रकरण में जो भी कर्मचारी इसमें लिप्त हैं उनको सस्पेंड किया जाए बिल्कुल। और अब खबर कर्णप्रयाग से है, जहां कर्णप्रयाग के क्षेत्र पंचायत सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र की जनता ने अपनी समस्याओं सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, भूदशा, जंगली जानवरों से खेती को बचाने, स्वरोजगार और मुआवजा संबंधी शिकायतों को अधिकारियों के सामने रखा। कर्णप्रयाग की इंदिरा देवी ने व्यवसाय हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की और सूरज प्रकाश ने पीएम स्वनिधि योजना से रोजगार प्राप्ति की मांग की है। देखिए, आज तहसील दिवस में 62 शिकायतें अभी तक प्राप्त हो चुकी हैं और इसमें से मुख्यतः रोड से संबंधित थी जो पीओडी या पीएमजीएसवाई से संबंधित रही है। इसमें कुछ सड़कों के संबंध में फंड की अनुपलब्धता के कारण अभी रुका हुआ है काम, और अन्य कुछ फंड आ भी गया है तो कार्य जल्दी टेंडर शुरू होने वाले हैं। कई सड़कें जो है वो आरटीओ पास नहीं है, बने हुए उनको वर्षों हो गए, लेकिन वहाँ पे सरपट गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। यदि कल को कोई घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आरटीओ विभाग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। मैंने ये बात सीडीओ साहब के माध्यम से रखी है। और दूसरा जो है कि एक देवल गढ़साली रोड है, उस पर ज्वाइंट इंस्पेक्शन भी हो गया, रोड वो पेड़ भी कट गए उस पर, लेकिन वो रोड अभी तक उसका जो है टेंडर नहीं हुआ। द्वारा लगातार जनहित में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके तहत कर्णप्रयाग में आज तहसील दिवस का आयोजन हुआ और जो लोगों की भारी संख्या यहाँ पर उमड़ के आई और लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। मैं समझता हूँ कि जितनी भी समस्याएं यहाँ पर आई है, यहाँ पर सीडीओ साहब की और जो जिले के अन्य अधिकारी यहाँ पर थे, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष थे। विशेषकर पानी, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी बातें आई उनका यहाँ पर द्रुत गति से। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आगे ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं टिहरी की। टिहरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां टिहरी के धनोल्टी में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी नितिका खंडेवाल ने की है। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों ने अपनी जन समस्याओं और विकास संबंधी प्रस्ताव जिलाधिकारी के सामने रखे। तहसील दिवस में प्राप्त अधिकांश शिकायतें सफाई व्यवस्था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पर्यटन सुविधाओं और आधारभूत ढांचे से संबंधित थीं। ग्राम प्रधानों और नागरिकों ने सड़क निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र और आधार कैंप, पशु बीमा, नहर और चेक डैम जैसी सुविधाओं के लिए विशेष मांगें उठाईं। तहसील दिवस धनौल्टी में आज आयोजित किया गया था और यहाँ पे आज 58 शिकायतें टोटल आई हैं। मुख्यतः यहाँ पे काफ़ी अच्छी चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि धनौल्टी एक हम जानते हैं एक टूरिस्ट प्लेस है और काफ़ी टूरिज्म का यहाँ पे प्रभाव रहा भी है। और मुझे बहुत अच्छा हुआ ये देखते हुए भी कि काइंड ऑफ कंपटीशन भी है कि धनौल्टी वाले चाहते हैं कि कानाताल ज़्यादा टूरिस्ट न जाए यहाँ पे आए, तो उसको लेते हुए धनौल्टी के ही यहाँ के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने मुख्यतः सफाई को लेकर और जो हमारा इको पार्क है उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को हम अट्रैक्ट कर सकें। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। श्रीनगर जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में श्रीनगर तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में कुल 10 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। फरियादियों ने पेयजल संकट, भूदसाव मुआवजा, सड़क नाली निर्माण और स्वच्छता से जुड़ी समस्याएं उठाईं। डीएम ने नगर क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को और प्रभावी बनाने, खुले में कूड़ा फेंकने पर सीसीटीवी निगरानी व चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए। आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में श्रीनगर तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें 10 शिकायतें हैं, लेकिन 10 शिकायतों में भी किसी एक शिकायत के अंदर काफ़ी मामले इस तरह से लोगों के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, खासकर नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था के लिए पेयजल के संबंध में, जिसके संबंध में उन सभी विभागों को निर्देशित कर दिया गया तत्काल इसका निराकरण करके इसमें रिपोर्ट देने के लिए अवगत करा दिया गया। रूप से आज मैंने 6 कंप्लेंटें यहाँ पे की है तहसील दिवस पे, जिसमें से एक कंप्लेंट ऐसी है जो मैंने पूर्व में 2 बार कर चुका हूँ, जिसका मुझे अभी तक समाधान प्राप्त नहीं हुआ है, तो कोशिश है कि इस बार मिलेगा। मुख्य मेरी जो प्रॉब्लम है वो एक तो पानी के लेके है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में पानी को लेके ही कहीं ना कहीं त्राहिमाम मचा रहता है, कहीं ना कहीं तमाम प्रकार के घोटाले आते हैं। और रुक करते हैं अगली खबर का। भारत नेपाल सीमा से सटे उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद अंतर्गत खटीमा कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद हिंसक झड़प हो गई। चाकू और तलवार से किए गए हमले में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भीड़ के बीच 1-2 लोगों को तलवार से वार करते और लात घूंसों से युवक को बेरहमी से पीटते हुए देखा जा सकता है। रात में नागरिक चिकित्सालय खटीमा में 3 युवकों को लाया गया था जो घायल अवस्था में थे। इन तीनों युवकों को धारदार हथियार से चोटें आई हुई थी, जिनमें से 2 युवक गंभीर रूप से घायल थे, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद अन्यत्र हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, और एक युवक चूँकि सामान्य है तो उसका इलाज अभी नागरिक चिकित्सालय खटीमा में किया जा रहा है। और अब खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने सेल्समैन रवि राठौर से सुल्तानपुर क्षेत्र में 4 बदमाशों द्वारा लूटपाट के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए खुलासा किया है। एसपी देहात शेखर सुयाल ने कोतवाली पहुंचकर लूट की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि लूटपाट करने वाले गुलशेर, साहिल व फरहान को गिरफ्तार कर उनके पास से सारा सामान बरामद कर लिया गया है, और साथ ही जो चौथा आरोपी फरार है उसको जांच पड़ताल में पुलिस लगातार जुटी हुई है। सप्लाई चेन पे काम करता है, अपना कलेक्शन का पैसा लेके आ रहा था। तो ये 3-4 लोग हैं जो गुलशेर, सलमान, फरमान और साहिल, जो इस बात से वाकिफ थे कि जो रवि राठौर नाम का व्यक्ति है, इसके पास कलेक्शन के पैसे होंगे और करीब 1-2 लाख रुपए होने की बात उनकी जानकारी में थी। तो एकांत में पा करके इन्होंने उस पर हमला किया और पैसे उससे लूट लिए। जो ये चैलेंजिंग था और दिन के वक्त ये घटना हुई थी, तो थाने ने इसको सीरियसली लिया। सीओ लक्सर के नेतृत्व में एक टीम ने काम किया। तो कल शाम हमने 3 अभियुक्तों को करीब 85% रिकवरी के साथ अरेस्ट कर लिया है। 3 अभियुक्त जो हैं इनका ऑलरेडी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में अभी हम जानकारी ले रहे हैं,
गुलसिल, फरमान और साहिल तीनों खड़ंजा कुतुबपुर के रहने वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के ककरखाता गांव में सन्नी हत्याकांड में नया मोड़ आया है। सन्नी के परिजनों ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ लक्सर कोतवाली पहुंचकर पुलिस पर हंगामा किया। उनका आरोप था कि पुलिस केवल रोहित को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि गांव के 4 और युवकों का भी इस हत्या में हाथ है। ग्रामीणों ने कहा कि सन्नी को रोहित समेत 5 युवकों ने बुलाकर ले गए थे, इसलिए बाकी 4 युवकों की भूमिका भी जांच का हिस्सा होनी चाहिए। जो मिसिंग का केस था, थाने ने उसमें जो संदिग्ध जो परिजनों ने बताए थे 3-4 संदिग्ध, उनसे पूछताछ सख्ती से करी थी, तो ये तथ्य आया था कि उसमें से उस व्यक्ति को कहीं मार दिया गया है। उसकी बॉडी जो मेन अभियुक्त है उसकी निशानदेही पर हमको रिकवर हुई है और उसका पैनल से पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद ये तय होगा कि उस मौत के लिए कितने लोग और किस अंदाज में उसकी डेथ हुई, क्योंकि चोट के निशान और आंख में भी घाव था। क्योंकि सब लोग एक ही जगह के रहने वाले थे, एक कंसेंट से बाहर आए थे। अब बाकी जो परिजन है उनका ये कहना है कि इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अब खबर बागेश्वर से है, जहां बागेश्वर के कांडा तहसील स्थित थर्प गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद खूनी रूप ले गया। भतीजे ने अपने ही चाचा पर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है। ग्रामीणों के अनुसार ये घटना 12 बजे के आसपास हुई। घायल चाचा को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांडा में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका उपचार जारी है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।